Hello guys, in the previous video we talked about right to equality and we also started with right to freedom, wherein we saw the various freedoms that are provided to each and every citizen of India by Article 19 of Indian Constitution, and we were to start with the reasonable restrictions that come along with the freedoms that are provided to us. Article 19 provides reasonable restrictions on these freedoms, which means that these rights are conditional. The state can reasonably limit or take away the right to freedom of speech and expression when there is a threat to sovereignty and integrity of India, or security of state or friendly relations with foreign states, or public order, or decency or morality, or in relation to contempt of court, or defamation, or incitement to an offense. If you remember, in the previous video I told you that कुछ रिस्ट्रिक्शंस करने होते हैं. बच्चा कोई गलत काम ना करे. एक एग्जांपल भी दिया था मैंने. बच्चा कोई गलत काम ना करे, इसलिए पेरेंट्स उसको किसी जगह पर टोकते हैं, उसको समझाते हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं. उसी तरह से सोसाइटी को लॉ एंड ऑर्डर, सोसाइटी के लॉ एंड ऑर्डर, पीस, हार्मनी डिस्टर्ब ना हो, इसके लिए भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ लिमिटेशंस होती हैं जो कि ज़रूरी है. कोई चीज़ हम आपको फ्री में, बिल्कुल ही पूरी तरीके से फ्री में नहीं दे सकते. आपने सुना होगा कि कोई भी चीज़ अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में दे दी जाए तो वो भी हार्मफुल होती है. किसी भी चीज़ का बहुत ज़्यादा अमाउंट में होना इज़ कंसीडर्ड टू बी हार्मफुल, राइट. सो सिमिलरली अगर बहुत एक्सक्लूसिवली ये फ्रीडम्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे तो इसका एक अनड्यू एडवांटेज उठा सकते हैं लोग. इसी सिचुएशंस को बैलेंस करने के लिए देयर आर सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस. नाउ सी, दिस टर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Reasonable. With a valid reason, the state can limit or take away this right. एक वैलिड रीज़न होना चाहिए गवर्नमेंट के पास. इफ़ द गवर्नमेंट इज़ टेकिंग अवे द राइट, उसके पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए कि वो क्या सोच समझ के ऐसा कर रहे हैं. ये एक फंडामेंटल राइट है. आप किसी के भी फंडामेंटल राइट को डिस्टर्ब या वॉयलेट नहीं कर सकते. बट अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आप राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, जो कि एक फंडामेंटल राइट है, उसको ले रहे हैं, उसको लिमिट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास, आपका मतलब गवर्नमेंट के पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए. ठीक है. सो दैट रीज़न कैन बी थ्रेट टू सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. ये सारी जो चीज़ें दी हुई हैं फ्रॉम हेयर टू हेयर, ये वो रीज़न्स हैं, ये ग्राउंड्स हैं जिस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं. इफ़ द गवर्नमेंट फील्स कि अभी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को थोड़ा लिमिट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे पब्लिक ऑर्डर या मोरालिटी डिस्टर्ब हो सकती है. जब मैंने बोला आप कुछ भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट इफ़ यू आर पोस्टिंग सम न्यूड पिक्स ऑन योर सोशल मीडिया अकाउंट, सो दैट डिस्टर्ब्स द डिसेंसी एंड मोरालिटी ऑफ द सोसाइटी. It may also affect the public order situation. So in that case, this freedom can be limited. If you are posting something that is resulting in defamation or defaming a person or an organization as a whole, then also your freedom of speech and expression can be limited. Because if the one who you are resulting in defamation of, अगर वो कोई फेमस पर्सनालिटी है या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, आप बोल रहे हो that this government department is totally corrupt or something like that, any allegation, any serious allegation that you are putting upon them, and you know it is not true, you know that allegation is not true, वो डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है, but then too if you are saying it, and that too on a public platform, that means you are defaming. Defaming means you are reducing the reputation of that department in the eyes of the people who thought that that department was good. Defaming means to lower the reputation of a person or an organization, whatever it is, to lower the reputation in the eyes of the people who think good about that person or organization. ठीक है. और आपके उस स्पीच या उस एक्सप्रेशन के बाद से वो लोग भी उस ऑर्गेनाइजेशन को करप्ट मानने लग जाएं,
तब है कि डिफमेशन सक्सेसफुल हुआ। तो डिफमेशन करना या डिसेंसी या मोरालिटी या पब्लिक ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी को डिस्टर्ब करना, ये सब चीज़ें जब थ्रेट में होती हैं, इन सब पे डेंजर होता है। आपने कुछ ऐसा कह दिया म्यांमार के बारे में, आपने कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बोली जिससे इंडिया म्यांमार रिलेशनशिप जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है। सो यहाँ पर भी आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को लिमिट किया जा सकता है। ऑल दीज थिंग्स कैन बी देयर। I hope these things are clear. See, these things will be more clear if you pay attention to the real life examples that go on, real life incidents that take place around you in your own country. If you look upon, if you read the newspapers or you go through the news or the TV news channels, कुछ रीसेंट इवेंट्स को अगर आप सुन लें तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में, इन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस और इन फ्रीडम्स के बारे में कुछ और अच्छे से आइडिया लग सकता है। For example, the state can prohibit someone from making inciting speeches that may provoke others to commit violence. It happens. I will not take the name of the politician, but there was a politician who at the time of election campaign for election of government for a particular state, he stated that goli maro, something like that. So if you remember that, so you are a part of ruling government का पार्ट आप हो चाहे ना हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट वो थे रूलिंग गवर्नमेंट का पार्ट। तो ऐसे में अगर आप किसी चीज़, कोई ऐसी चीज़ें बोल रहे हैं दैट कैन रिजल्ट इन वॉयलेंस, आपकी बात लोग मानते हैं या आप जानते हैं कि लोग आपकी बात मानेंगे, आप लोगों के सामने ऐसे बोल रहे हैं कि वो इन्फ्लुएंस होंगे वॉयलेंस करने के लिए, और जब आप ये डेलिबरेटली करते हैं तब बोलते हैं दैट यू आर इंसाइटिंग वॉयलेंस, आप वॉयलेंस को बढ़ावा दे रहे हैं। और ऐसी सिचुएशंस में लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द सोसाइटी कैन बी डिस्टर्ब्ड, टू अवॉइड विच द स्टेट कैन पुट restrictions upon your right to freedom of speech and expression. The chart below presents various conditions under which state can limit or take away the freedoms. So let's see. Freedom of speech and expression can be restricted if the sovereignty, integrity of India, security, friendly relations with foreign states, public order, decency, morality, contempt of court, etc. there is a threat of. Freedom to assemble peacefully and without arms, sovereignty, integrity of India, public order. See, वही चीज़ बताई है, पीसफुली आप assemble कर सकते हैं, but with arms you can't. That will again disturb the public order. और इंडिया की एक जो रेप्यूटेशन है, इंडिया जो एक इंटीग्रेटेड या यूनाइटेड कंट्री है, उसको भी अफेक्ट पड़ेगा। इसमें एज सच कुछ समझाने का नहीं है, सो आई एम लीविंग इट, यू मे रीड इट ऑन योर ओन। और जितना मैं समझा सकती थी दैट आई हैव डन थ्रू द एग्जाम्पल्स दैट आई हैव गिवन। However, at times, Supreme Court can invalidate state restrictions if it finds them to be unreasonable. As I said before, that whatever restrictions are there, this reasonable term which is placed before it, that changes the whole game. That is very important. Whatever restrictions you are putting, it is important that you have a valid and good reason behind that. And if the Supreme Court feels like that your reasons which you have given, like पहले पूछा जाएगा ना सुप्रीम कोर्ट में या इंडिया के किसी भी कोर्ट में, both the sides are given an equal chance to present themselves. So the government is also given a chance to tell that what were the reasons that they have thought of for placing such and such restriction. और उन रीजंस को इंटरप्रेट करके, उन रीजंस को समझ के, मैटर को हियर करके, इफ़ द सुप्रीम कोर्ट फील्स लाइक, तो वो स्टेट की जो साइड थी या उसने जो अपने ग्राउंड्स दिए थे उनको अनरीजनेबल बताते हुए उस रिस्ट्रिक्शन को इनवैलिड कर सकता है। आपने रिस्ट्रिक्शन किया था बेस्ड अपॉन द ग्राउंड्स दैट वर वैलिड अकॉर्डिंग टू यू, लेकिन सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट के हर एक लेजिस्लेशन को भी चेक कर सकता है, विच इज़ नोन एज जुडिशियल रिव्यू।
right? So Supreme Court can invalidate the restrictions also which are placed by the state if it feels like कि ये reasons reasonable नहीं हो सकते, गवर्नमेंट की ये explanation for placing the restrictions is not correct, तो वो उन restrictions को invalidate कर सकती है। समझ में आ रहा होगा? As an instance, state cannot put restriction as an excuse because it is unable to maintain public order. Public order नहीं कर पा रहे, 144 लगा दो। That is not the correct way that you are managing the situation. आप में कमी है, आपके पुलिस में कमी है, आपके स्टेट के पुलिस ऑफिशियल्स में कमी है कि वो सिचुएशन को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। Example application of aforementioned restrictions on sale of a book because of a few unruly protesters. Such restrictions are unreasonable and breach the right to freedom of speech and expression of author. See, if you are writing something in the form of a book or general and you are circulating it, so that may happen, it contains something which is controversial or which may create a sort of controversy or which may disturb the public order or the harmony of the society. तो कुछ बंदे आ गए who are against, कुछ protesters आ गए, कुछ लोग आ गए that work against or that speak against that particular strata of the book. It happens no, if a movie is released, उसमें कुछ scene ऐसा होता है या कुछ song ऐसा होता है जिसमें controversies हो जाती है, राइट? तो सिमिलरली अगर कोई बुक है उसमें एक पर्टिकुलर पैराग्राफ या सेंटेंस पे लोगों को डिसएग्रीमेंट था, तो वो सड़क पर उतर आए इन द सेंस वो प्रोटेस्ट करने लगे उस बुक और ऑथर के अगेंस्ट। तो जब ऐसा प्रोटेस्ट हुआ तो सरकार ने क्या कहा कि हम बुक अब बिकेगी ही नहीं, इंडिया के किसी भी पार्ट में ये बुक नहीं बिकेगी और ख़ासकर इस पार्ट में तो नहीं ये बिकनी चाहिए जहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है इसके खिलाफ। ठीक है, तो ये क्या हुआ, अगर आप उस बुक को नहीं बेचेंगे, कहीं पर भी इंडिया में नहीं बेचेंगे या उस एरिया में नहीं बेचेंगे, तो जो फ्रीडम है स्पीच एंड एक्सप्रेशन का ऑफ द ऑथर, दैट इज़ वायलेटेड, है ना? आप एक्सप्रेस कर सकते हो ओरली या इन रिटन फॉर्म। एक्सप्रेस करने के तरीके हो सकते हैं ओरली, बाय एक्शन और इन रिटन फॉर्म। तो ऑथर हैज एक्सप्रेस्ड हिमसेल्फ इन रिटन फॉर्म in the form of a book which he was willing to sell and circulate in the society. But because of some protesters who are against a certain strata or paragraph of the book, you are restricting or you are abolishing its further usage and selling. That is an example of unreasonable restriction. और ये केस भी अगर कोर्ट में जाए, यही ऑथर लेकर जाए कि ये तो अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है हमारी बुक के सेल पर, हमें नुकसान हो गया या व्हाटसोएवर, तो कोर्ट इफ़ इट फील्स सो ऐसे रेस्ट्रिक्शंस को अनरीजनेबल बता सकता है। ठीक है, अब राइट्स ऑफ पर्सन्स अक्यूज्ड ऑफ क्राइम्स। Each and every citizen of India has some fundamental rights. The people who commit the crimes, they after committing the crime even they remain the citizen or they have the nationality of India only. वो Indians ही रहते हैं क्राइम करने से पहले भी और क्राइम करने के बाद भी, उनकी नेशनैलिटी तो चेंज नहीं होती ना। तो अगर वो इंडिया के ही सिटीज़न है तो उनको भी वही राइट्स प्रोवाइड होने चाहिए जो किसी और सिटीज़न को मिल रहे हैं। इसीलिए अक्यूज्ड ऑफ क्राइम्स यानी क्रिमिनल्स के पास भी कुछ राइट्स होते हैं, और उनके पास क्या राइट्स होते हैं दैट वी विल टेक अप इन द नेक्स्ट वीडियो।